ज़्यादातर मुद्दे बोल दिए जाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपनी बात रखने की। साथियों, ये बात सच है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही होगी, लेकिन जो हमारा खौफ है वो ज़रूर उनके जहन तक पहुँच रहा होगा। और यही कारण है कि ये जो मीटिंग, एसी मीटिंग है, वो SSS कमेटी रूम में नहीं और यहाँ पे हो रहा है, ये शीशे के महल में। लेकिन ये भूल गए हैं कि शीशे के महल हमेशा एक पत्थर के मोहताज होते हैं। ये हमारी सहनशीलता है कि आज भी हम लोग ये खामोश हो करके और चुपचाप प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पे इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना पत्थर उठाने में देरी नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग शांत तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं उसमें हमारा भरोसा है, उसको कंटिन्यू करते हुए आपके सामने में हम कुछ बात रखना चाहते हैं। दोस्तों, RTI फाइल किया गया था पिछले साल का एक डेटा, आज पहले मिल भी जाता था आपको कैटेगरी वाइज कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, उनको वाइवा में कितना मार्क्स मिला, और इस तरीके से पिछले 3 सालों से वो चीज़ मिलना बंद हो गया है। अब आपको RTI फाइल करना होता है, उसके बाद आपको सब कुछ मालूम होता है। तो मुश्किल से 1 साल का RTI मिला, डेटा इस तरीके का था कि उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन बमुश्किल जब किया गया तो उससे ये पता चला कि 13.5% जो रिजर्व कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसको सीधा सीधा अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। दोस्तों, उसका एक तरीके से नहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वहाँ पे एक लेयर पे नहीं हुआ है। JNU में डिस्क्रिमिनेशन का 4 स्तर, 4 लेयर पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पहला तो क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको कहा जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स, ये एग्ज़ाम में इतना मार्क्स होना चाहिए। फिर उसके बाद आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं, रिटन एग्ज़ाम में एक मिनिमम क्राइटेरियन बनाया हुआ है। फिर वाइवा के लिए, वाइवा में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है वो, और चौथा तब जब आपका एडमिशन हो जाता है इस कैंपस के अंदर में, तब जाकर के आपके साथ एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू होता है। और ये सच्चाई है, बोल के गए साथी, और बोलने के साथ एक सेल्फ क्रिटिकली भी इस बात को मानते हुए कि कोई भी प्रयास तभी सफल हो सकता है जब हम ईमानदारी से माने कि कहीं ना कहीं गलती हुई। कोई भी प्रयास तभी सफल हो सकता है जब हम उसके लिए डिमांड उठाने से पहले एक समझ बनाएं, और समझ बनाने के लिए एक ईमानदार प्रयास होना जरूरी है। दोस्तों, वो जो 4 लेयर आपको क्वालिफाइंग, जिसका अभी चर्चा भी चल रहा था कि वो OBC के लिए जो 10% रिलैक्सेशन है वो हटाने की ये ना देने की बात हो रही थी ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अच्छी बात है कि मान ली गई है बात, लेकिन इसके बाद भी लड़ाई यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अगर किसी को ये लगता है यहाँ पे कि लड़ाई खत्म हो जाती है यहाँ के बाद डिस्क्रिमिनेशन की, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम अपनी समझ में। और ये समझ जहाँ गलती है तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कभी रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे एडमिशन होने के बाद, रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको एक मिनिमम मार्क्स क्राइटेरियन दिया गया है। कहा जाता है कि आपको 30% OBC के लिए, 26% SC ST के लिए, और 40, 36 और 25% इस तरीके से बनाया हुआ है। मेरा ये कहना है कि जब आप कट ऑफ डिसाइड करते हैं, कट ऑफ आपका ऑलरेडी ऊपर होता है, तो इस तरह के क्राइटेरिया जिसका इस्तेमाल करते हुए आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? ये मिनिमम मार्क्स क्राइटेरियन की ज़रूरत ही क्या है जब आप ऑलरेडी कट ऑफ आपका उससे ऊपर होता है? जब आपका कट ऑफ नीचे होता है तो क्या होता है? जानबूझ करके दिया गया, अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन और जानबूझ के अगर स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग और मार्किंग किया गया, तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी नीचे जाएगा। और जैसे ही कट ऑफ नीचे जाता है, ओवरऑल कट ऑफ, तो आपका रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये सच्चाई है कि स्ट्रिक्ट तरीके से कुछ सेंटर्स में, कुछ स्कूल्स में जानबूझ के स्ट्रिक्ट मार्किंग करके जो रिजर्वेशन का फैसिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। अगर आप ओवरऑल कट ऑफ को नीचे ले आएंगे तो आपको रिजर्वेशन के देने की ज़रूरत नहीं होगी। और यही कारण है कि वाइवा का इस्तेमाल करते हुए, मिनिमम मार्क्स क्राइटेरियन का इस्तेमाल करते हुए, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंदर में जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो है उसका इस्तेमाल करते हुए रिजर्वेशन जो 13.5% MPhil PhD के अंदर में जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो सीधा का सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया अनरिजर्व कैटेगरी की तरफ। दोस्तों, एक और चौंकाने वाली बात आपके सामने में रखते हैं। हो सकता है कि इसमें आपका एक क्रिटिसिज्म भी आए, लेकिन जो डेटा बताता है पिछले साल का एनालाइज करने के बाद, मैं उससे पहले नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ पिछले साल के हिसाब से, उसमें यह है कि आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर भी काउंट कर लें तो SC ST का जितना मैंडेट है 22.5%, उससे ज़्यादा 1% भी एडमिशन नहीं मिला। उनको सप्रेस करके रखा गया है उस क्राइटेरिया के वहाँ तक। ये MPhil PhD के एडमिशन में पिछले साल हुआ है और ये डेटा बताता है।
दोस्तों लगातार एक के बाद एक इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता रहा और हमारी सही बात है कि इसमें एक समझ बनने में देरी हुई या समझ नहीं बन पा रही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, जैसा कि मैंने भी अभी बोलते हुए शुरुआत करते हुए ये बात कही कि एक ईमानदार समझ, एक सेल्फ क्रिटिसिज्म और उसके बाद एक ईमानदार प्रयास होने से ही हमारा जो एम है वो रियलाइज हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं कमी रही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बहुत बड़ी जरूरत इस बात की है कि आपको पहचानना होगा कि आज जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएनयूएसयू का यहाँ पे आकर के ये क्लेम करके जाता है कि हम रिजर्वेशन के पैरोकार हैं, हम यहाँ ओबीसी के पैरोकार हैं, हम यहाँ पे दलित के पैरोकार हैं, आपको उनकी चाल भी समझ में आनी चाहिए। वो हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए जिस तरीके से यहाँ पे एक साजिश रचते हैं, उसको भी समझने की हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए और हमें समझना चाहिए। ये वही लोग हैं जो रोहित की हत्या करते हैं एससीयू के अंदर में और यहाँ बात करते हैं कि हम उनके दलितों के पैरोकार। दोस्तों, इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ मैं मुद्दों पे ही रहना चाहूँगा, किसी भी तरीके से सिलेंडरिंग पे जाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। मैं मुद्दों पे रहते हुए अपनी बात करता हूँ। इसी कैंपस के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन होता है और इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पे होता है और कहीं न मेजोरिटी जो सेक्शन है उसके अंदर में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस बात को भी मानना हो। एक स्टूडेंट का जो केस आया है अभी, उसकी बात को बाकी लोग भी बोल के गए, मैं भी इंडोर्स करना चाहता हूँ अपने संगठन की तरफ से कि उसको स्पेशल केस मानते हुए वीसी को उस पर तुरंत और हमारे यूनियन को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से, मैं निजी अनुभव से ही बता रहा हूँ आपको, बहुत ही मुश्किल से लोग इस कैंपस में एडमिशन पा पाते हैं। जब यहाँ पे आप आते हैं तो उसके बाद भी आपको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है लगातार, कंटिन्यूअसली। उसके बाद भी एसआईएस के अंदर में इस तरीके से, और एसआईएस में ये पहली घटना नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। एसआईएस के अंदर में इससे पहले भी घटना घटी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों को सजग रहने की जरूरत है। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एकता है उसी के बदौलत हम लोग यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्पेस, जो कहने के लिए सब लोग बोल भी रहे हैं कि डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है या है, मेरा मानना है कि डेमोक्रेटिक स्पेस है। हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और बात भी कर रहे हैं, खुल करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन क्रिटिसाइज को वेलकम करते हुए मैं अपने संगठन की तरफ से आप सभी लोगों से यही अपील करता हूँ कि यूनिटी बनाए रखिए और जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो हमारा स्टूडेंट चुना हुआ स्टूडेंट यूनियन है, उसमें भरोसा रखने की भी ज़रूरत है। और लगातार एक चीज़ और क्रिटिसिज्म के तौर पे ही लिया जाए और सेल्फ क्रिटिसिज्म के तौर पे भी मैं भी लेता हूँ कि लगातार कहीं ना कहीं जो काउंसिल की मीटिंग है उसको भी कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया है। मेरा एक ये भी अपील है यूनियन से कि काउंसिल के मीटिंग्स को इम्पोर्टेंस देने की भी ज़रूरत है। अगर आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो चुना हुआ फिर चुनने का क्या मतलब रह जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं, हमारी यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब So the OBC relaxation is also passed in the academic